नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अच्छी चल रही होगी आपकी पढ़ाई, रिवीजन वगैरह बढ़िया से कर रहे होंगे। हम क्या बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे एनसीईआरटी की। तो एनसीईआरटी में हमने ज्योग्राफी को स्टार्ट किया था और क्लास 6 की एनसीईआरटी को सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था। ये जो हमारी सीरीज होने वाली थी, इसमें अभी तक हमने एक चैप्टर तो ख़त्म कर लिया, पहला तो, और ये दूसरा चैप्टर है, इसका पार्ट 1 हमने ख़त्म किया है। तो पार्ट 1 में हमने क्या क्या चीज़ें देखी थी उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें देखी है, देखो यहाँ पे बात करें तो हमने ग्लोब के बारे में बात करी। ग्लोब क्या होता है? ग्लोब पृथ्वी का छोटा रूप है, वास्तविक रूप है, वो ग्लोब कहलाता है। हमने अच्छे से देखा था ग्लोब क्या होता है, किस प्रकार से काम कर सकता है, वास्तविक रूप इसे क्यों कहते हैं, वो सारी चीज़ें देखी थी। उसके बाद में हमने बात करी थी एक्सिस या अक्स। एक्सिस या अक्स ये क्या चीज़ होती है? एक्सिस इस कोण पे जो झुकी हुई है ना पृथ्वी, जिसके सारे घूम रही है, वो एक्सिस से अक्स है, ठीक है, वो एकदम सुई है, काल्पनिक रेखा है। फिर हमने पोल के बारे में बात करी थी। तो ऊपर नॉर्थ पोल, नीचे साउथ पोल, दो पोल होते हैं, ये भी काल्पनिक है, वैसे होते हैं बट इसे काल्पनिक नाम दिया गया है। फिर अर्थ के डायरेक्शन के बारे में बात करी थी। तो ये वेस्ट टू ईस्ट में ये घूमती रहती है। तो अर्थ किस डायरेक्शन में घूमती है, इसके बारे में बात की थी भाई, कैसे ये रोटेट करती है, ठीक है, उन सब चीज़ों के बारे में हमने बात की थी। उसके बाद में हमने इक्वेटर के बारे में बात की। इक्वेटर क्या होता है? ये बीच वाली लाइन, भूमध्य रेखा, जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, भूमध्य रेखा, उसके बारे में बात की थी। कल के वीडियो में अच्छे से बात की थी, कोई दिक्कत उसमें नहीं होनी चाहिए। फिर हमने लैटिट्यूड के बारे में बात की थी। तो ये इक्वेटर है, इसके समानांतर जो रेखाएं होती है ना, उसे लैटिट्यूड मतलब लेटी हुई रेखा है, अक्षांश रेखाएं कहा था, ठीक है। ये सारी चीज़ें भी हमने कल देखी थी। कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं के बारे में बात की थी, तो वो कौन कौन सी रेखा, उसके बारे में बात की थी। फिर भारत कौन कौन सी रेखाओं के बीच में आता है, वो बात की थी। भारत 8 और 37 के बीच में आता है, ठीक है, वो भी हमने बात की थी। ये 37 है या 8 है, तो ये सारी चीज़ें भी हमने कल देखी थी। तो इतनी सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। हीट जोन के बारे में बात की थी। हीट जोन कैसे बनता है, ये कौन सा जोन है? टोरिड जोन है, ऊपर वाला टेम्परेट जोन है, ऊपर फ्रीड जोन है, ठीक है। ये 3 जोन के बारे में हमने बात की थी। तो ये सारी चीज़ें हमने बात की थी। आज हम क्या क्या चीज़ें देखने वाले हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। लैटिट्यूड वगैरह सारी चीज़ें देख ली हमने। आज हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूड के बारे में। लॉन्गिट्यूड क्या होता है और टाइम कैसे बदलता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाएं। अब इस बार एक, अगर आपको वैसे समझ नहीं आता ना, इस वर्ड को तोड़ दो। देश का मतलब, देशां का मतलब होता है देश प्लस अंतर, देशों के बीच का अंतर के बारे में बात किया जाता है। देशांतर रेखाओं में देशों के बीच अंतर के बारे में बात हो रही है। तो पहले अक्षांश में क्या होता है? अक्सस, ये एक्सिस होते हैं, इसके बीच में अंतर के बारे में बात होती है। इनके बीच में ये है ना, इस प्रकार से इसके बारे में बात होती है। लैटिट्यूड के बारे में बात हो रही थी, ठीक है। लगे अब हम किसके बारे में? देशों के बीच में अंतर है, एक देश दूसरा देश, जैसे भारत है, यहाँ पे पाकिस्तान है, तो इनके बीच में जो आएगी लाइन है, उसके बारे में बात हो रही है। तो देशांतर या लॉन्गिट्यूड, देशांतर या लॉन्गिट्यूड क्या होता है? ये हमारी पृथ्वी है, इसको इस प्रकार से काटते हैं, ऊपर खड़ी रेखाएं खींचती है। जैसे हमने अक्षांश लैटिट्यूड की तो लेटी हुई, तो ये लॉन्गिट्यूड खड़ी है, लॉन्ग यानी खड़ा है, आदमी खड़ा है। लैटिट्यूड लेटा हुआ है, लॉन्गिट्यूड खड़ा है। देशों का बीच में अंतर, देखो देशांतर आए तो भी खड़ी लाइन के बारे में बात हो रही है, ठीक है। देशांतर आए तो भी खड़ी लाइन के बारे में बात हो रही है, लॉन्गिट्यूड आए तो भी खड़ी लाइन के बारे में बात हो रही है। जब बात इसके बारे में हो रही हो तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूड है, ये देशांतर रेखा है, और लाइन अगर लेटी हुई है तो अक्षांश रेखा है। तो इन दोनों के बीच में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देशांतर मतलब खड़ी लाइन के बारे में बात हो रही है, लॉन्गिट्यूड मतलब खड़ी लाइन के बारे में बात हो रही है। अब परिभाषा से समझ लेते हैं। एक बार परिभाषा लिखो आप, देशांतर रेखा ए या लॉन्गिट्यूड रेखा क्या होती है? किसी स्थान की स्थिति बताने में इसका उपयोग किया जाता है। इसकी परिभाषा क्या होती है? उत्तरी ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव है, नॉर्थ पोल है, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव तक, ये है हमारा दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। तो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव तक जोड़ने वाली लाइन को क्या कहा जाएगा? उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव तक जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाओं को, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव तक जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाओं को
देशांतर रेखाएं कहा जाएगा। फिर से मैं बता रहा हूँ परिभाषा क्या होगी। हम बात कर रहे हैं देशांतर रेखाओं की, तो ये पृथ्वी है, ठीक है, इसमें उत्तरी ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, इन दोनों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा है। ये काल्पनिक रेखा, इमेजिनरी, वास्तविक में ऐसी कोई रेखा है नहीं पृथ्वी के ऊपर खींची हुई, तो ये हमने कल्पना की है कि उत्तरी ध्रुव है, उसको दक्षिणी ध्रुव से जोड़ दिया, तो ये काल्पनिक रेखा, इसे क्या कहा जाएगा, इसे देशांतर रेखाएं कहा जाएगा, इसे देशांतर रेखाएं कहा जाएगा। तो देशांतर रेखा या लॉन्गिट्यूड लाइन किसे कहा जाएगा, तो उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल को साउथ पोल को कनेक्ट करने वाली लाइन, नॉर्थ पोल को साउथ पोल से कनेक्ट करने वाली जो लाइन है वो देशांतर रेखा है। ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। ये एक काल्पनिक लाइन है, ये तो आपको समझ में आ गई। अब ये लाइन क्यों खींची जा रही है, ये लाइन खींचने का मतलब क्या, ऐसी कल्पना हमने की क्यों, तो देखो हमारे पास में पहले हमने ये लाइन थी भूमध्य रेखा, जो कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रही है, ठीक है। अब इसकी समांतर लाइन थी, इसे हमने क्या कहा, इसे हमने अक्षांश रेखाएं कहा। अब ये हमारे पास में थी, तो हमें किसी जो कोई व्यक्ति है उसका लोकेशन बताने कि वो व्यक्ति खड़ा कहाँ है, तो क्या आप है ना इस लाइन को देखो, जैसे कि मैंने बता दिया है, एक कोई व्यक्ति है यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, एक व्यक्ति को यहाँ पे खड़ा है, ये ए है, ये बी है। आप बता सकते हो ये कहाँ खड़े हो, तो आप ये कहोगे ये जो व्यक्ति है बी, ये 0 डिग्री लाइन पे खड़ा है, ये कहाँ खड़ा है, 0 डिग्री लाइन पे खड़ा है, और ये कहाँ खड़ा है, तो 1 2 3 ये 4 डिग्री लाइन पे खड़ा है, और ये कहाँ खड़ा है, ये नॉर्थ की ओर खड़ा है, और ये बीच में खड़ा है। तो आप इतना तो बता दोगे ये जो ए व्यक्ति है ये नॉर्थ में खड़ा है और 4 डिग्री पे खड़ा है, लेकिन एग्जैक्ट बता पाओगे ये नॉर्थ में भी कहाँ खड़ा है, एग्जैक्ट इसकी लोकेशन नहीं बता पाओगे, क्योंकि ये 4 डिग्री तो पूरी पृथ्वी आ गई ना, बहुत बड़ी आ गई है, ठीक है, हजारों किलोमीटर तक ये फैली हुई है। तो आप कैसे बताओगे ये कौन से देश में खड़ा है, एग्जैक्ट तो नहीं बता पाओगे, क्योंकि एक देखो मैप होगा, वो कैसे होगा, ये मैप पूरे वर्ल्ड का मैप ये होगा ना, ये फोल्ड तो हमने किया है, लेकिन वैसे तो ऐसे ही होगा ना, फिर फोल्ड करके हम ग्लोब बनाते हैं पृथ्वी के अकॉर्डिंग। तो मान लो यहाँ पे अमेरिका है, ठीक है, ये अमेरिका है, ये हमारा वो दक्षिण अमेरिका है, ये उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका है, यहाँ पर भारत है, एशिया आ गया पूरा पूरा, यहाँ पे अफ्रीका आ गया है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आ गया है, यहाँ पे यूरोप आ गया है, ये रसिया वगैरह, ये चाइना वगैरह, ये जापान है, यहाँ पे है। अब ये सारे हैं ना, ये मान लो आप 0 डिग्री लाइन है, ठीक है, और एक व्यक्ति है वो कहाँ खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है, ए नाम का व्यक्ति है वो कहाँ, अमेरिका में खड़ा है। तो ये कौन सी, मतलब इस लाइन पे खड़ा है, इस लाइन के पे खड़ा है, लेकिन पता नहीं कि कहाँ खड़ा है, मतलब इसकी लोकेशन नहीं, तो बस ऐसे खड़ा है। तो किसी ने मैंने किसी को पूछा कि भाई ए नाम का व्यक्ति वो कहाँ खड़ा है, तो किसी ने मेरे को बता दिया ये यहाँ से, ये मान लो 23 डिग्री है, फॉर एग्जाम्पल कि अमेरिका में 23 डिग्री नहीं जाती, एग्जाम्पल के लिए मान लो 23 डिग्री पे खड़ा है, वैसे 23 डिग्री लाइन अमेरिका से नहीं जाती है, फिर आप कन्फ्यूज होगा, 30 डिग्री पे खड़ा है, ठीक है। तो ये 30 डिग्री पे खड़ा है, लेकिन ये नहीं पता 30 डिग्री में कहाँ, 30 डिग्री में यहाँ पे भी हो सकता है, ये 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 यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे कहीं पे भी हो सकता है। तो आप कैसे कहोगे कि ये अमेरिका में खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है, यूरोप में खड़ा है, रसिया में खड़ा है, ऐसे कैसे बताओगे, बताने का कोई तरीका ही नहीं, बस पता है कि इस लाइन पे खड़ा है, मतलब इन देशों में हो सकता है, बट इसमें भी एग्जैक्ट कहाँ है वो तो नहीं बता पाओगे। तो अब एग्जैक्ट किसी की लोकेशन पता करनी तो वो कैसे करेंगे, तो किसी व्यक्ति की एग्जैक्ट लोकेशन पता करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, इसे ऐसे काट दें, वैसे बता दें, ऊपर से काट दो, फिर बात करो ये कहाँ पे खड़ा है। तो हमने देख लिया, फिर से एक मैं नया मैप बनाता हूँ, ये पूरा एक वर्ल्ड का मैप है, यहाँ पे ये अमेरिका है, ऐसे ऐसे मैं बता दूँ, मैप गलत बन सकता है, आप टेंशन ना लेना। ये साउथ अमेरिका है, ये यूरोप है, ये रसिया है, ये हमारा भारत है, ठीक है, ये नीचे ऑस्ट्रेलिया आ गया है, ये अफ्रीका आ गया है, ये अलग अलग महाद्वीप है। तो हमने बात करी थी कि ये 0 डिग्री लाइन है, ठीक है, और यहाँ पे 23 डिग्री जा रही है, तो ऐसे अलग अलग लाइनें जा रही है। तो हमने बात की कोई व्यक्ति है वो यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, इस लाइन पे खड़ा है, बस इस लाइन पे एग्जैक्ट कहाँ खड़ा है वो पता नहीं था। तो अब इस लाइन की एग्जैक्ट पता करने के लिए क्या करना है, ऊपर से एक लाइन लाओ, इसे कनेक्ट कर दो, ऊपर से लाइन कनेक्ट कर दो। अब ये लाइन आके कनेक्ट की, तब हमने बताया भाई ये 30 डिग्री पे खड़ा था, ये 30 डिग्री तो कौन सी लाइन है, अक्षांश रेखा, 30 डिग्री अक्षांश पे खड़ा है, लेकिन 30 डिग्री अक्षांश बहुत बड़ी है, तो हम लेके आए एक देशांतर, एक लॉन्गिट्यूड लाइन लेके आए, फिर हमने बता दिया 30 डिग्री अक्षांश पे है और ये 30 डिग्री देशांतर पे है, तो फिर पता चल जाएगा ये कहाँ पे खड़ा होगा। फिर से आपको समझा देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल के लिए ये पृथ्वी गोल है, ठीक है, और ये हमारी अक्षांश रेखा है 1
2, 3, 4 ऐसे अक्षांश रेखा है। तो कोई व्यक्ति है वो इस 3 डिग्री पे खड़ा था, ठीक, ए नाम का व्यक्ति 3 डिग्री पे खड़ा था, लेकिन पता नहीं था एग्जैक्ट कहाँ खड़ा है। तो ये हमारी ग्रीनविच रेखा है 0 डिग्री, 1, 2, 3, ये 4 डिग्री ग्रीनविच रेखा। तो पहले किसी व्यक्ति ने मेरे को बोला था कि कोई ए नाम का व्यक्ति है वो 3 डिग्री लेटीट्यूड पे खड़ा है, 3 डिग्री अक्षांश रेखा पर खड़ा है। तो मैं नहीं बता सकता था वो कहाँ खड़ा है, लेकिन अब उसने साथ ही साथ में ये बता दिया कि 3 डिग्री अक्षांश के साथ साथ 4 डिग्री देशांतर पे खड़ा है। तो मैं बता दूंगा 3 डिग्री अक्षांश यहाँ है, 4 डिग्री देशांतर यहाँ, मतलब वो इस जगह पे खड़ा होगा। तो इस प्रकार से आदमी की लोकेशन पता करने के लिए, कोई व्यक्ति कहाँ खड़ा होगा ये जगह पता करने के लिए, उसका स्थान पता करने के लिए अक्षांश और देशांतर रेखा है। देशांतर, मुख्य जो देशांतर का यूज होता है वो लोकेशन के लिए ही होता है, टाइम बताने के लिए और जगह बताने के लिए होता है। और मुख्य जो अक्षांश रेखा का यूज होता है वो एक तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के डायरेक्शन बताने के लिए, साथ ही साथ में इसमें मौसम का परिवर्तन है, जलवायु का परिवर्तन है, वो सारी चीज़ें बताने में होता है। लेकिन ये दोनों साथ में मिलकर ही किसी व्यक्ति की लोकेशन बता सकती है। फिर अब कोई बात करेगा भारत कहाँ लोकेटेड है, तो भारत 7 डिग्री और 37 डिग्री के बीच, 8 डिग्री और 37 डिग्री के बीच में, तब हमें पता चलेगा हम कहाँ के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे दिल्ली की बात करें, दिल्ली कहाँ है, तो फिर आपको बता देंगे दिल्ली इतने अक्षांश पे है, इतने देशांतर पे, तब जाके आप एग्जैक्ट उसका पता कर सकते हो। तो ये होता है अक्षांश और देशांतर। अक्षांश लेटी हुई लाइन है जो कि भूमध्य रेखा को बराबर बांटने वाली लाइन कौन सी है, भूमध्य रेखा, जो पृथ्वी को बराबर भागों में बांटती है भूमध्य रेखा, उसके समानांतर जो रेखा होती है वो अक्षांश रेखा होती है। और देशांतर रेखा होती है वो ध्रुवों को, नॉर्थ पोल को साउथ पोल से आपस में जोड़ती है। एक कौन से पोल से, नॉर्थ पोल को किस पोल से, साउथ पोल से जोड़ती है। ऊपर ये कौन सा पोल हो गया, नॉर्थ हो गया, नीचे कौन सा हो गया, साउथ पोल हो गया। एक बार बताओ फिर से मैं पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले बताओ अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं कौन सी रेखाओं के समानांतर होती है, अक्षांश रेखाएं होती है, हम बात कर रहे हैं लेटीट्यूड की। कौन सी रेखाओं के बारे में बात करें, लेटीट्यूड की। तो ये कौन सी रेखाओं के समानांतर होती है और ये किस प्रकार से खींची जाती है, वर्टिकल होती है या हॉरिजॉन्टल होती है, हॉरिजॉन्टल होती है। ये ऊर्ध्वाधर होती है या, तो ये रेखा है ऊर्ध्वाधर है या क्षैतिज रेखा है। तो देखो अक्षांश रेखा ऊर्ध्वाधर रेखा है या क्षैतिज है। हिंदी में कौन कौन से वर्ड आएंगे, एक आएगा ऊर्ध्वाधर और एक आएगा क्षैतिज, ठीक है। इंग्लिश में कौन कौन से वर्ड आएंगे, हॉरिजॉन्टल आएगा, वर्टिकल आएगा। तो अब इन वर्ड का भी मतलब एक बार देख लो, ये जो शब्द होते हैं उनका भी मतलब देख लो आप। हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है, हॉरिजेंटल, जेंटल मतलब होता है एक सम्मानीय इंसान है, एकदम जेंटल आदमी है, तो वो जो शांत रहेगा तो वो हमेशा सीधा ऐसे रहेगा। तो हॉरिजॉन्टल मतलब इस प्रकार से दाएं से बाएं है, दाएं से बाएं है। और वर्टिकल एकदम खड़ा है, एकदम स्ट्रॉन्ग, वर बोलते हैं ना, मारवाड़ी भाषा बोलते हैं, वर मतलब जो हस्बैंड होता है उसे वर बोलते हैं। तो वर्टिकल एकदम टीके की तरह खड़ा है, टीका भी खड़ा करते हैं तो टीके की तरह खड़ा है, तो ये है वर्टिकल लाइन, ठीक है, ये है वर्टिकल। तो अब ये जो हॉरिजॉन्टल है इसे हिंदी में क्या कहा जाएगा, क्षैतिज लाइन, इसे क्षैतिज रेखा कहा जाता है। इसे क्षैतिज कहो, हॉरिजॉन्टल कहो, एक ही है, या तो आप क्षैतिज कह सकते हो या हॉरिजॉन्टल कह सकते हो, ये दोनों एक ही लाइन का नाम है। हॉरिजॉन्टल को तो भी सेम है और वर्टिकल को तो भी सेम है। और इसको क्या कहा जाएगा, हॉरिजॉन्टल और क्षैतिज ये दोनों सेम है। वर्टिकल और ऊर्ध्वाधर ये दोनों सेम है, ठीक है, वर्टिकल और ऊर्ध्वाधर ये दोनों सेम है। तो ये वर्ड्स है ना, ये लाइन है, ये आपको पता होने चाहिए किसके बारे में बात हुई। फिर अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछे कि हम बात करें अक्षांश रेखाओं की, ये अक्षांश रेखाएं ये किस प्रकार की रेखा है, अक्षांश मतलब लेटीट्यूड। तो लेटीट्यूड से हम समझेंगे, अक्षांश का मतलब होता है लेटीट्यूड, लेटीट्यूड से हम समझेंगे लेटी हुई लाइन है, लेटीट्यूड मतलब लेटी हुई लाइन है। लेटी हुई मतलब क्या थी, लेटी हुई मतलब थी हॉरिजॉन्टल, हमने देखा था, लेटी हुई मतलब हॉरिजॉन्टल। और हॉरिजॉन्टल क्यों है, क्योंकि जेंटल इंसान है तो लेटा हुआ है, और हॉरिजॉन्टल मतलब क्या है, हमारा क्षैतिज लाइन है। तो हमारी अक्षांश रेखा कौन सी है, अक्षांश रेखा है वो क्षैतिज लाइन है। फिर हमने बात करी थी देशांतर कौन सी है, देशांतर। इन शब्दों को याद रखना, ये बाद में आप कंफ्यूज ना हो जाओ। देशांतर को कहा गया था लॉन्गिट्यूड, देशांतर को कहा था लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड मतलब लंबा ऐसे खड़ा है, देशों के बीच अंतर बता रहा है। और खड़ा है मतलब वर्टिकल, टीका हमेशा खड़ा होता है तो वर्टिकल,
वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर, उठ, ऊर्ध का उठ कर दो, उठ उठ उठवाधर, तो ऐसे ऊर्ध्वाधर हो गया। तो ये है ये जो देशांतर है वो वर्टिकल है, ऊर्ध्वाधर है, इसे लॉन्गिट्यूड भी कहा जाता है। तो ये शब्द होता है ना, इन शब्दों के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बारे में पता है तो दिक्कतें नहीं आएगी। तो हमने बात करी थी, इसी के बारे में बात करी थी, देशांतर रेखा है अक्षांश रेखा की। तो मेरा क्वेश्चन था कि अक्षांश रेखा किस टाइप की थी, देशांतर रेखा किस टाइप की है। इतनी चीजें तो आपको समझ में आ गई होगी। अब एक मेरा नेक्स्ट और क्वेश्चन है, अक्षांश रेखा है वो कौन सी रेखाओं के समानांतर खींची जाती है, कौन सी रेखा उसके समानांतर खींची जाती है। तो ये है भूमध्य रेखा के समानांतर खींची जाती है, 0 डिग्री रेखा इसके समानांतर खींची जाती है ये, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है कौन कौन सी महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है, कौन कौन सी महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है। तो 23 डिग्री है, ठीक है, 66 डिग्री है और फिर है 90 डिग्री है। तो इसका नाम बताओ, 23 डिग्री का नाम क्या है। 23 डिग्री मैंने बोला 23 डिग्री का नाम तो आप नहीं बताओगे। 23 डिग्री नॉर्थ का नाम क्या है, तो कर्क रेखा है। 23 डिग्री साउथ का नाम क्या है, तो मकर रेखा है। फिर 66 डिग्री नॉर्थ का नाम क्या है, 66 डिग्री साउथ का नाम क्या है। ये जब पूरा बताऊंगा तभी आपको समझ में आएगा किसके बारे में बात हो रही है। तो अब नेक्स्ट जो था ना 66 डिग्री पे कौन सी है, 66 एंड हाफ, तो ये नॉर्थ के बारे में बात हो रही। तो आकर टिक, आकर यहाँ पे बस आकर टिक, तो यानी आकर टिक के बारे में बात हो रही है। आकर यहाँ पे भी टिक, आकर प्लस टिक, तो नॉर्थ में रह सकते हैं लोग, साउथ में पानी पड़ा है तो रह नहीं सकते। साउथ की बात होगी अंटाकर टिक, अंटाकर टिक, तो ये बात हो रही है 66 डिग्री। और 90 डिग्री पे तो पोल है, 90 डिग्री पे पोल है। तो ये क्वेश्चन थे, तो उसके आंसर आपको आने चाहिए थे। फिर हम देशांतर पे हमारा जो मेन टॉपिक था उसके बारे में बात करते हैं। देशांतर लॉन्गिट्यूड, ये पोल को, नॉर्थ पोल को साउथ पोल से कनेक्ट करने वाली लाइन है। पहला पॉइंट हमारा हो गया, नॉर्थ पोल को साउथ पोल से कनेक्ट करने वाली लाइन है। यह एक काल्पनिक रेखा है। कैसी है, ये एक काल्पनिक रेखा है। किस प्रकार की, काल्पनिक रेखा है। पहली परिभाषा क्या होगी, नॉर्थ पोल को साउथ पोल से कनेक्ट करने वाली रेखा है। दूसरी, यह एक काल्पनिक रेखा है। दूसरा पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। काल्पनिक रेखा है, नॉर्थ पोल को साउथ पोल से कनेक्ट करती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जाते हैं आगे कि यह इसकी जो मेन काल्पनिक रेखा है, अब तो पूरी इतने देश है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सारे देश है। लेकिन एक जैसे हमने देख लिया भूमध्य रेखा में, तो इसको यूं माना 0 डिग्री को, भूमध्य रेखा को, ठीक है, इसको माना क्योंकि बीच में से काट रही थी, इस वजह से इसको तवज्जो दे दी क्योंकि ये पृथ्वी को बीच में से काट रही थी। लेकिन अब ये 0 डिग्री है, ये तो टाइम को तय किया जा रहा है। ये जो 0 डिग्री थी भूमध्य रेखा थी, इसको तो हमने तय कर लिया था। लेकिन ये टाइम जोन किसको कहाँ से स्टार्ट करे, इसके लिए पृथ्वी का बीच का भाग कहाँ से ले, कहाँ से स्टार्ट करे, इसको लेके बड़ी दिक्कतें चल रही थी। तो अब क्या किया जाए। अब देखो ब्रिटेन का उस टाइम में थोड़ा वर्चस्व भी था और ये पॉइंट बीच में भी पड़ता है। तो क्या किया, ब्रिटेन में एक जगह है, उसका नाम क्या है, ग्रीनविच, ठीक है। ब्रिटेन में एक जगह है, इसका नाम है ग्रीनविच। कौन सी जगह है, ग्रीनविच लाइन है, ठीक है। तो इसलिए किसी ग्रीनविच कहा जाए कि ब्रिटेन में एक जगह है ग्रीनविच। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ब्रिटेन की एक वेधशाला है। क्या है यहाँ पर, यहाँ पर एक ब्रिटेन की वेधशाला है। वेधशाला मतलब वहाँ पे जहाँ पे रिसर्च वगैरह होती है। तो यहाँ पे ब्रिटेन की एक वेधशाला है और वो जगह कौन सी है, ग्रीनविच है। अब यहाँ से तय किया गया, सारे देश मिले और तय किया गया कि भाई ये जो लाइन है ना 0 डिग्री की, जहाँ से टाइम तय होगा 0 डिग्री, हम लेटी हुई लाइन के बारे में बात नहीं करें, अक्षांश के बारे में बात नहीं करें, हम 0 डिग्री देशांतर के बारे में बात करें। तो ये ब्रिटेन का एक शहर है ग्रीनविच, यहाँ से हम एक लाइन खींचते हैं, यहाँ से हम लाइन ड्रॉ करते हैं। ये जो लाइन होगी ना हमारी, इसे कहा जाएगा ग्रीनविच लाइन कहा जाएगा। इसे प्रधान यामोत्तर कहा जाएगा, हिंदी में प्रधान यामोत्तर। देखो इसे क्या क्या नाम हो सकते हैं, प्रधान मेरिडियन भी कहा जाएगा, इसे मेरिडियन, इसे प्रधान यामोत्तर भी कहा जाएगा। ये नाम याद रखना, प्रधान यामयोत्तर, यामयोत्तर, इसे प्रधान यामयोत्तर कहा जाएगा, इसे प्रधान मेरिडियन कहा जाएगा, इसे प्राइम मेरिडियन भी कहा जाएगा। प्राइम इंग्लिश में प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन भी इसे कहा जाएगा। तो ये नाम आपको पता होने चाहिए, ठीक है। इसकी मुख्य नाम क्या क्या, इसे ग्रीनविच लाइन भी कहा जाएगा। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए इसके बारे में, ठीक है। अब मेन टॉपिक पे आते हैं। अब कुछ देखो एनसीईआरटी में फैक्ट दिए गए, उसके बारे में भी देख लेते हैं। फैक्ट क्या है, सबसे पहले देखो पहला फैक्ट है, ये कहाँ से खींची जाती है। पहला फैक्ट यही था कि ब्रिटेन का एक शहर है, शहर का नाम क्या है, ग्रीनविच लाइन, ग्रीनविच शहर, वहाँ से ये खींची जा रही है। ब्रिटेन का शहर कौन सा है, तो ग्रीनविच शहर, वहाँ से। यहाँ पे क्या बना है, ब्रिटेन की एक वेधशाला, रॉयल वेधशाला, नाम क्या है, ब्रिटेन की एक रॉयल वेधशाला बनी हुई है। फिर इसे कब तय किया गया था, ये कब खींची गई थी प्रथम बार, ये कब बैठक हुई थी, तो वो सारी डेट के बारे में बात करें तो वो एनसीईआरटी में लिखी है 1984, 1984 में ये बैठक हुई थी। उसके बाद में तय हुआ था कि 0 डिग्री यहाँ से होगा।
और इसको 0 डिग्री नाम दिया गया। कौन सा नाम दिया गया? 0 डिग्री। इसके इस साइड में ईस्ट पूर्व, इसके इस साइड में पश्चिम, यानी कि ये जो लाइन है 0 डिग्री की, इसके अपन इधर जाएंगे तो पश्चिम आएगा, इधर जाएंगे तो पूर्व आएगा। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फिर से मैं बता रहा हूँ, ये लाइन है कब खींची गई थी? 1984 में ब्रिटेन के ग्रीनविच शहर में, ब्रिटेन के ग्रीनविच शहर में ये खींची गई थी। ठीक है, इतनी चीज़ पता है। फिर अब इसके इस साइड में जाएंगे तो पूर्व दिशा आएगी, इसके इस साइड में जाएंगे तो पश्चिम दिशा आएगी। ये चीज़ याद रखना, ये टाइम वाले कॉन्सेप्ट में काम आएगा। अब कुछ डिफरेंस है किसमें? देशांतर और अक्षांश रेखाओं में। देशांतर एवं अक्षांश रेखाओं में कुछ डिफरेंस है, कुछ अंतर है। तो क्या अंतर है ये भी एनसीईआरटी में लिखी है, थोड़ी बहुत लाइनें लिखी है, आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले ये पृथ्वी है, यहाँ पर ये कौन सी रेखा है? अक्षांश रेखा है। ये है हमारी कौन सी? भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री है। उसके बाद में 23 डिग्री है, ये 66 डिग्री है। तो पहला सबसे बड़ा अंतर यही है कि ये जो अक्षांश रेखाएं होती है ना, अक्षांश रेखा, इनकी लंबाई है वो 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा से ध्रुवों पर जाने पर इनकी लंबाई है वो घटती है। तो पहला पॉइंट ये है, अक्षांश, एक अलग पेज में बनाता हूं, अक्षांश रेखाओं की लंबाई, अक्षांश रेखाओं की लंबाई, बात किसके बारे में हो रही है? लंबाई के बारे में। अक्षांश रेखाओं की लंबाई है वो 0 डिग्री यानी कि भूमध्य रेखा से, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर, ध्रुवों की ओर जाने पर घटती है, जाने पर घटती है। क्या बात कर रहा हूं मैं ये बात कर रहा हूं, यहां पे देखो, ये है 0 डिग्री लाइन, ये है ध्रुव। यहां पे पूरा इसको चक्कर लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल के लिए 500 किलोमीटर की थी तो ध्रुवों पे जाने पे इसको इतना ही चक्कर लगाना पड़ेगा। ये 100 किलोमीटर हो गई तो ध्रुवों पे जाने पे लंबाई घटी। तो यहाँ पे यही बात लिखी है कि अक्षांश रेखाओं की लंबाई भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर घटती है। इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे नोट कर लेना अलग से कि अक्षांश रेखाओं की लंबाई ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर बढ़ती है। अगर बात हो रही है ये ध्रुव है, यहाँ से यहाँ तक आना, ये अपने क्या बोलते हैं भूमध्य रेखा है, तो लंबाई कैसे बढ़ रही है? यहाँ पे इतना चक्कर था, यहाँ पे इतना चक्कर है तो यहाँ पे बढ़ेगी, और यहाँ से यहाँ जाना है यानी भूमध्य रेखा से वापस ध्रुवों पे जाना है तो घटेगी, ध्रुवों की ओर जाना है तो घटेगी, और ध्रुवों से यूँ आना है तो बढ़ेगी। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया। अक्षांश रेखाओं के बारे में कल भी हमने देखा था, फिर से भी हमने देख लिया। दूसरी चीज, ये भूमध्य रेखा है, यहाँ से अक्षांश रेखाओं पे जाने हैं। मोस्ट ऑफ टाइम में इनके बीच की जो दूरी होती है ना वो समान होती है, मोस्ट ऑफ टाइम में समान है, लेकिन थोड़ी सी दूरी, जैसे कि यहाँ पे 110 किलोमीटर है, यहाँ से 111 किलोमीटर है, तो ये भी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी है वो बढ़ती है। क्या लाइन है? भूमध्य रेखा से, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी है वो, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ती है। जैसे जो भूमध्य रेखा है वहां पर कितनी है? 110 किलोमीटर है, और ध्रुवों पर ये दूरी कितनी है? 111 किलोमीटर है। तो ये लाइन भी आप याद रखना है, ठीक है? ये लाइन याद रहेगी, यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, यहाँ तक आपको समझ में आ रही है, ठीक है जी? ये तो हो गई अक्षांश रेखाओं के बारे में बात। अब बात करते हैं हम देशांतर रेखाओं के बारे में। देशांतर रेखाओं में क्या चीज़ होती है? तो देशांतर रेखा कैसी होगी? ये हमारी होगी 0 डिग्री, ये कौन सी होगी? हमारी 0 डिग्री होगी। फिर ये कौन सी होगी? ये हमारी होगी 1 2 3 4, ये ऐसे ऐसे 4 लाइनें हो गई, ठीक है? आप समझ लेना इसको। अब यहाँ पे देखो, मैं फिर से एक अलग मैप बनाता हूँ, यहाँ पे आपको दिक्कत हो रही है, ये सीधा मैप बनाता हूँ। ये है, ये हमारा साउथ पोल है, ये हमारा है नॉर्थ पोल है, ठीक है? यहाँ पे ये कौन सी लाइन है? ये हमारी है 0 डिग्री लाइन, ठीक है? ये कौन सी लाइन है? ये हमारी है 1 डिग्री। ये कौन सी लाइन है? 2 डिग्री। ये 3 डिग्री, ये 4 डिग्री। ये सेम इस साइड में भी है, ये ऐसे से लाइन है। अब एक चीज़ बताओ, यहाँ से ये जो है ना साउथ पोल से नॉर्थ पोल के बीच की दूरी, एग्जाम्पल मान लो, हकीकत नहीं, एग्जाम्पल के लिए मान लो 1000 किलोमीटर है, ठीक है? दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 1000 किलोमीटर है।
तो अब ये जो है ना 0 डिग्री, ये भी 1000 किलोमीटर तय कर रही है। ये जो लाइन है 1 डिग्री, ये भी 1000 किलोमीटर तय कर रही है। ये भी 1000 किलोमीटर तय कर रही है। इसका मतलब ये है कि देशांतर रेखाओं की लंबाई, देशांतर रेखाओं की लंबाई, देशांतर रेखाओं की लंबाई है वो लंबाई समान होती है। यहाँ तो लंबाई इनकी घटती नहीं, जैसे हमने अक्षांश में बात की लंबाई घट जाती है क्योंकि उनको चक्कर लगाना पड़ता है। बट देशांतर रेखाओं की जो लंबाई है ना वो ध्रुवों पे भी समान होती है, वो साउथ पोल भी समान है, नॉर्थ पोल भी है, वो हर जगह उसकी लंबाई है वो समान होती है। तो पहला पॉइंट ये याद रखना कि देशांतर रेखाओं की जो लंबाई है वो सभी जगह समान होती है। ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट यहाँ पे फिर से देखो, ये देशांतर रेखाएं हैं, ये 0 डिग्री है, 1 2 3 ये ऐसे ऐसे, इनके बीच की दूरी कितनी है? इनके बीच की दूरी 111 किलोमीटर है। और ये ध्रुवों पे जाके आपस में मिल गई तो इनके बीच की दूरी कितनी होगी? 0 डिग्री हो गई। तो दूसरा पॉइंट ये है कि जो देशांतर रेखा है ना उनके बीच की दूरी ध्रुवों पे आके घट जाती है। अगर हम भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर आते हैं तो देशांतर रेखाओं में ये दूरी है वो घटती जाती है। लाइन याद रहेगी आपको मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक अलग मैं चित्र बनाता हूँ फिर से। ये है हमारा नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, यहाँ पे एक लाइन खींची गई है, ठीक है। ये राउंड शेप में भी समझा देता हूँ। ये ऐसी पृथ्वी है, एक लाइन यूँ खींची गई है। अब यहाँ पे यूँ ना ये लाइन खींची गई, देशांतर लाइन है। अब यहाँ पे देखो दूरी ज़्यादा है, यहाँ पे आके आपस में मिल गई है। यहाँ पे लाइन ज़्यादा है, यहाँ पे बीच में, और यहाँ दूरी मिल गई है। तो यही बात की जा रही है कि जो देशांतर रेखा है ना उनकी दूरी समान नहीं होती है। उनकी दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी है वो समान नहीं होती है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी है वो समान नहीं होती है। ध्रुवों पे ओर जाके दूरी घटती जाती है। जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाएंगे वैसे वैसे इनके बीच की दूरी है वो घटती जाएगी। यहाँ पर 111 किलोमीटर होती है, ध्रुवों पे ओर जाने पे ये दूरी है वो घट जाएगी। तो यही बात की जा रही है। तो फिर से यहाँ पे लिख लेते हैं, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी समान नहीं होती है, समान नहीं होती है। अक्षांश में क्या था? अक्षांश में मोस्ट ऑफ तो थी, समान थी, थोड़ी बहुत दूरी है वो घट रही थी ध्रुवों पे जाके, लेकिन लगभग है वो दूरी है वो समान थी। बट देशांतर जो रेखा है उसमें ये दूरी है वो समान नहीं होती है। और ये तो था अक्षांश देशांतर। दूसरा क्या था? दूसरा ये था कि ये जो यहाँ पे ना लंबाई, ये देशांतर रेखाओं में ये लंबाई है वो समान है, अक्षांश रेखाओं में ये लंबाई है वो समान नहीं है, क्योंकि ध्रुवों पे छोटा चक्कर निकालना होता है और यहाँ पे भूमध्य रेखा पे बड़ा चक्कर निकालना होता है। तो ये दो पॉइंट याद रखना। अक्षांश रेखाएं जिनकी बीच की दूरी है वो समान होती है, तो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी अलग होती है। अक्षांश बीच की दूरी समान, अक्षांश में बीच की दूरी समान है, देशांतर में बीच की दूरी समान नहीं है। देशांतर में बीच की दूरी समान नहीं है। अक्षांश लंबाई है वो समान नहीं है, अक्षांश रेखाओं में लंबाई समान नहीं है, देशांतर में लंबाई समान है। तो उल्टा है, एक में एक चीज है तो दूसरे में वो चीज नहीं है। इस प्रकार से आप समझ लेना। तो यहां तक तो कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट एक और एनसीईआरटी में लाइन लिखी है, ये देशांतर रेखा है नहीं, ये अर्धवृत्त है, सेमी सर्कल है। ये क्या कहना चाहता है? देशांतर रेखा है वो सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल मतलब होता है अर्धवृत्त। अर्ध मतलब एक पृथ्वी मान लो। मेरे को एक इमेज निकालने दो, एक मिनट रुकना। ये इमेज देखो आप, ये कौन सा पोल है? नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अब ये लाइन है ना, ये लाइन इस साइड में आई तो ऐसी की ऐसी लाइन उधर भी तो होगी ना। ये पृथ्वी वैसे गोल है, राउंड है पूरी। ये लाइन अगर इधर ऐसी है तो दूसरी साइड में भी तो सेम ऐसी ऐसी लाइन होगी ना, ठीक है। एक साइड में है तो दूसरी साइड में भी होगी। तो सेमी सर्कल इसलिए कहा गया, आधा सर्कल इसने तय किया, आधा सर्कल इसकी पीछे वाली लाइन, आधा सर्कल इसके पीछे। एक बॉल मान लो, बॉल की एक साइड में आप लाइन खींची तो दूसरे साइड में भी तो खींचोगे। तो वो है कि जो अक्षांश रेखा, जो देशांतर रेखा है वो सेमी सर्कल इसलिए है कि आधी लाइन इधर है, सेम आधी लाइन उसके पीछे भी है, तो इसलिए सेमी सर्कल है। और ये जो अक्षांश रेखा है ना, ये पूर्ण सर्कल, पूर्ण सर्कल क्योंकि ये पूरा सर्कल करके आती है। ऐसा नहीं आधी इधर ऐसा नहीं है, क्योंकि देशांतर लाइन है ना वो टाइम जोन बताती है। देखो यहाँ पे अलग चीज है, पीछे अलग चीज है। 0 डिग्री तो ग्रीनविच को माना गया है, उसके पीछे भी तो देश होंगे ना। आप वैसे मैप ऐसे बना हुआ है, लेकिन फोल्ड करके तो ऐसे ही बनेगा ना। ये भारत है, उसके पीछे भी तो कुछ है, फोल्ड होके देखो यहाँ पे ये है, ये कौन सा अफ्रीका है, ये कौन सा नॉर्थ अमेरिका है। फोल्ड करोगे दूरी बढ़ जाएगी, लेकिन ये तो एक वैसे तो पृथ्वी गोल ही है ना। तो वैसा चीज हो रही कि आगे यहाँ पे लाइन बनी है तो इसके पीछे भी लाइन बनी हुई है। लेकिन ये भूमध्य रेखा है ना, ये पूरी ओर सर्कल है,
यहाँ ये आधी नहीं है, पूरा एक सर्कल पूरी करती है। तो अक्षांश रेखा है वो पूर्ण सर्कल है, वो फुल सर्किल है, ठीक है, पूर्ण वर्त है। और देशांतर रेखाएं हैं वो हाफ सर्किल है, आधा सर्किल है, ठीक है, सेमी सर्किल है। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि देशांतर रेखा है वो पूर्ण सर्कल है या आधा सर्कल है, तो देशांतर रेखा है वो आधा सर्कल है और अक्षांश रेखा है वो पूर्ण सर्कल है। ये एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई थी, इसलिए मैं बता देता हूँ, क्योंकि कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि एनसीईआरटी में इस लाइन का मतलब क्या है। मेन बात वही, शब्द समझ में नहीं आते हैं। तो हमारा जो मेन टारगेट है कि हमारे शब्द समझ में आ जाने चाहिए। इन फ्यूचर में हम आगे कहीं पढ़ते हैं तो उन शब्दों को लेकर कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, वही कहने का मतलब है। अब आते हैं मेन कॉन्सेप्ट जो कि है टाइम का कॉन्सेप्ट। अब टाइम का कॉन्सेप्ट होता है क्या? अब देखो, टाइम का कॉन्सेप्ट ये है कि हमें है ना समझना था कि भाई कैसे हमारा टाइम बदलेगा, ये सारी चीज़ें हमको समझनी थी। तो इसके लिए क्या किया हमने, इसके लिए एक काल्पनिक रेखा खींची। काल्पनिक रेखा हमने कहाँ खींची? वो खींची 0 डिग्री पे। कहाँ पे खींची? 0 डिग्री, जो कि इंग्लैंड का ग्रीनविच शहर है। यहाँ पे ये इंग्लैंड का ग्रीनविच शहर है, यहाँ पे ये हमने काल्पनिक रेखा खींची, ठीक है, ये काल्पनिक रेखा खींची। इसके इधर वाले एरिया को हमने क्या किया? पूर्वी क्षेत्र का। इधर वाले एरिया को क्या कहा? पश्चिमी एरिया का। अब ये 0 डिग्री पे है, ठीक है, तो ये इधर वाला एरिया कितना होगा, इधर वाला एरिया कितना होगा? जैसे हमने बात की थी, ये अक्षांश रेखाओं के बारे में बात की थी, तो ये पूरा एरिया कितना है? पूरा एक चक्कर लगाओगे, पूरा एक चक्कर लगाओगे, तो आपने मैथ में देखा होगा पूरा एक चक्कर होता है 380 डिग्री का होता है। पूरा एक चक्कर कितना होगा? 380 डिग्री का होगा। तो वैसे ही इसमें भी तो कोई चक्कर होगा ना, वो कितने डिग्री का होगा? तो पूरा है वो चक्कर लगाओ आप, ठीक है, 180 डिग्री हम यहाँ तक इधर गए, 180 डिग्री इधर गए, 180 डिग्री इधर गए, 380 नहीं 360 डिग्री, यहाँ 380 मैंने लिख दिया, यहाँ पे 360 डिग्री का होगा। तो 180 इधर गए, ये देखो 180 डिग्री हम यहाँ से चलते चलते गए, 180 डिग्री हम यहाँ से चलते चलते पूर्व की ओर गए, 180 पश्चिम गए। मैं फिर से समझा रहा हूँ, ये हमारी है 0 डिग्री लाइन। तो अगर यहाँ पे 0 डिग्री है तो इधर भी तो कुछ लाइनें होगी ना। कितनी लाइन यहाँ पे खींचे? पूर्व की ओर कितनी लाइन खींचे? तो हमने 1 लाइन खींची, 2 खींची, 3 खींची, 4 खींची, 5 खींची, ऐसे खींचते खींचते हम कहाँ तक गए? हम गए 179 तक, ठीक है। और 179 तक इधर भी गए, 1 2 3 4 5 ऐसे करके करते 179 हमने इधर भी खींची। 179 प्लस 179 कितने होते हैं? 180 180 360 होते हैं। 179 कितने हो गई? ये हो गई 359 हो गई। अब एक और बच गई, तो 179 एंड हाफ, 179 एंड हाफ। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये हमारी 0 डिग्री लाइन है, इससे 170 एंड हाफ, 179 एंड हाफ, 179 एंड आधी लाइन इधर खींची गई है, 170 एंड आधी लाइन इधर खींची गई, क्योंकि 180 जो लाइन है ना वो दोनों और कॉमन है। जो लाइन इधर है वो इधर भी है। मैं एक बार ये इमेज में देखो, यहाँ पे यही बात की गई है। ये देखो, ये जो इंटरनेशनल टाइम जोन की लाइन है ये दोनों जगह कॉमन है। 180 डिग्री हम यहाँ से आई, ये कौन सी साइड से आ रहे हैं? ये पश्चिम साइड से आ रहे हैं। 100 साइड ये इधर से आ रहे, पूर्व की ओर से आ रहे हैं। ये इधर 0 डिग्री है लाइन, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मान लो यहाँ 0 डिग्री है, ये कितने आ गई? 180 आ गई, एक 179 तक आ गई, और ये 80 वाली कॉमन इधर भी कॉमन है, 179 यहाँ तक आई, 80 वाली इधर भी कॉमन है, ये दोनों के बीच में कॉमन है। और ये जो लाइन है ना इसे कहा जाता है इंटरनेशनल टाइम लाइन या डेट लाइन कहा जाता है। यहाँ पे आके डेट चेंज हो जाती है। अब डेट किस प्रकार से चेंज होती है वो भी कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। सबसे पहले दुनिया मतलब दिन तय कैसे होता है वो चीज़ें समझ लो। तो ये हमारी 0 डिग्री लाइन है, ठीक है, 0 डिग्री लाइन है। यहाँ पे सब फिक्स टाइम माना जाता है, मतलब टाइम जो माना जाएगा ना वो यहाँ से तय होगा। ये जो 0 डिग्री लाइन है इससे टाइम तय होगा, यानी कि अगर यहाँ पे 12 बजे है तो इधर एक जाना है। अब मैं फिर से आपको पृथ्वी का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि हमारी है पृथ्वी, वो कैसे घूमती है? वो घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। कैसे घूमती है हमारी पृथ्वी? हमारी पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, यानी कि ये पृथ्वी है, ये पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है, और यहाँ पे सन है, यहाँ पे क्या सूर्य है। तो पहले कौन सा भाग सूर्य की ओर जाएगा? पहले पूर्वी भाग ही तो जाएगा ना। एक बार फिर से सुनो, मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ये सन है, ठीक है, ये अर्थ है, ये क्या पृथ्वी है। अब ये कैसे घूम रही है? ये पश्चिम से पूर्व की ओर, ये पश्चिम वाला भाग है, वेस्ट वाला भाग है, ये ईस्ट वाला भाग है, तो यूं घूम रही है, ठीक है, यूं घूम रही है। तो पहले ये जो भाग है, एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है, एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है, और अगर इस शेप में घूमती पहले ये जाएगा सूर्य के सामने, ये जाएगा ना, तो पहले ये सूर्य के सामने चला गया, तो पहला सूर्य कहाँ आएगा? पहला सूर्य यहाँ आएगा, फिर सूर्य है वो यहाँ आएगा। पहला सूर्य हमेशा यहाँ ही आएगा ना, फिर यहाँ आएगा, तो यहाँ आने में टाइम लगेगा, यहाँ आने में टाइम ही तो लगेगा ना। तो यहाँ पे यही बात की गई है कि अगर
ये 0 डिग्री लाइन है, ये 0 डिग्री लाइन है, इधर की ओर जाओगे ना तो टाइम जुड़ेगा। टाइम क्यों जुड़ेगा कि इधर सूर्य है वो पहले आता है, ठीक है, तो टाइम है ऐड होगा। इधर की ओर जाओगे तो टाइम है वो माइनस होगा। सिंपल भाषा में ये कहूँ, अगर आप 0 डिग्री लाइन से पूर्व की ओर जाते हो, 0 डिग्री लाइन से पूर्व की ओर जाते हो तो आपका टाइम है जुड़ेगा। यानी कि यहाँ पे 12 बजे है तो यहाँ पे आने पे 1 बज जाएगा, सेम टाइम में यहाँ पे 2 बजे होंगे, सेम टाइम में यहाँ पे 3 बजे होंगे, और सेम इधर जाओगे तो यहाँ पे 11 बजे होंगे, यहाँ पे 10 बजे होंगे। तो इसका मतलब क्या क्या कहना चाहती हो, 10 वगैरह यहाँ पे क्यों बज रहे हैं? ये इस वजह से बज रहे हैं, ये पृथ्वी है, ये सूर्य है। अब यहाँ पे सूर्य पड़ रही किरणें, हम तो सूर्य को देख के तय करते हैं। मतलब एक लाइन में ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे 3 व्यक्ति खड़े, ए बी और सी, ये 3 व्यक्ति खड़े हैं। सबसे पहले सूर्य की किरणें इस पे आके गिरी, तो इसने क्या बोला इन दोनों को, भाई मेरे पे तो सूर्य की किरणें आ चुकी हैं, मतलब इसके यहाँ पे 12 बज गए हैं, क्योंकि सूर्य की किरणें मेरे यहाँ पे ऊपर एकदम मेरे ऊपर आ गए हैं, तो मेरे यहाँ पे 12 बज गए हैं। तो पहले तो हम टाइम भी ऐसे ही देखते थे ना पुराने टाइम में कि भाई सूर्य की किरणें ऊपर आ गई, इसका मतलब 12 बज गए। तो इन्होंने क्या बोला, नहीं यार अभी तो हमारी मॉर्निंग है, आपके 12 बज गए बट हमारे यहाँ पे तो मॉर्निंग है। और इन्होंने क्या बोला, हम तो अभी भी नाइट में बैठे हैं, हमारी तो अभी भी रात है। तो सूर्य की किरणें यहाँ पे आ गई है, यहाँ पे मॉर्निंग है और यहाँ पे नाइट है, तो यहाँ पे ये टाइम इनसे आगे है ना, ये लोग इनसे आगे, क्योंकि यहाँ तो सूर्य पहले आ गया है। फिर धीरे धीरे होते होते सूर्य यहाँ पे आया, इनके बज गए 12। अब इनके 12 बज गए तो यहाँ पे क्या हो गई, इवनिंग हो गई। ये लोग तो आगे चले गए थे, सूर्य यहाँ पे आ गए, इनकी इवनिंग हो गई, इनकी मॉर्निंग हो गई। अब इनके क्या होगा, इनकी अब मॉर्निंग हुई है। जब सूर्य यहाँ पे आया तो इनकी मॉर्निंग हो गई, इनके जो सी वाला था इनके इवनिंग हो गई है। अब इन्होंने क्या बोला ये वाले को, भाई हमारे तो 12 बज गए, हमारे ऊपर सूर्य आ गया। तो इन्होंने कहा नहीं यार अभी तक तो हमारी मॉर्निंग, हम पीछे हैं। फिर जब यहाँ पे सूर्य आया, इसका मतलब इसकी इवनिंग हो गई, इसकी नाइट हो गई है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, मैं कॉन्सेप्ट क्यों समझा रहा था, ये कॉन्सेप्ट इस वजह से मैंने आपको समझाया कि ये पूर्व दिशा है, उस पर सूर्य पहले आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, सूर्य ऐसे लेट लेट आएगा। सूर्य तो अपनी जगह है, तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व क्यों घूम रही है, तो पहले यहाँ पे लाइट दिन आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो 0 डिग्री लाइन है, इससे जो इधर वाले देश है ना, यहाँ पे सूर्य का पहला टाइम आता है, मतलब पहले सूर्य दिखता है। तो पहले सूर्य दिखता है मतलब यहाँ का टाइम है वो आगे है, यहाँ का टाइम आगे, मतलब यहाँ पे अगर 12 बजे हैं तो यहाँ पे 1 बजा होगा, यहाँ 2 बजे हैं, यहाँ 3 बजे है। यहाँ पे अगर सुबह की मॉर्निंग है तो यहाँ पे सूर्य आ चुका है। तो यही बात है। और ये जो टाइम है पश्चिम वाला, ये इससे पीछे है, ठीक है, ये इससे पीछे है। इसका मतलब अमेरिका है, यूएसए वो वेस्ट में पश्चिम की ओर, और जापान है वो पहले। तो जापान में सूर्य पहले आएगा, अमेरिका में बाद में आया, तो जापान का टाइम है वो अमेरिका के टाइम से आगे होगा। अब समझ में आया आपको कॉन्सेप्ट, जापान का टाइम है वो अमेरिका के टाइम से आगे आएगा। अब देखो ये बहुत डीप कॉन्सेप्ट है, इसमें फॉर्मूलाज भी है, लेकिन आपको सिंपल पहले समझना है। पहले ये समझना है कि ये 0 डिग्री लाइन है, इससे अगर हम पूर्व की ओर जा रहे हैं मतलब टाइम को ऐड करना होगा, टाइम जुड़ेगा। पश्चिम की ओर जाएंगे टाइम घटेगा, माइनस होगा, क्योंकि पश्चिम में सूर्य बाद में आता है और पूर्व में सूर्य पहले आता, तो यहाँ पे टाइम जुड़ेगा, यहाँ पे टाइम जुड़ेगा, यहाँ पे माइनस आएगा। ये बाद में पूरा डिटेल में कॉन्सेप्ट आएगा, लेकिन अभी इतना समझ लो कि ये माइनस है, ये प्लस है, ठीक है। अब यहाँ तक समझ में अगर आपको आ गया है तो मैं थोड़ा डिटेल में आपको ले जाना चाहूँगा कि टाइम एक्चुअली वर्क कैसे करता है, टाइम एक्चुअली काम कैसे करता है। तो देखो यहाँ तक अगर समझ में आ गया है तो टोटल ये हमारी 0 डिग्री लाइन है, 179 इधर है, 179 इधर है, और हाफ इधर, हाफ इधर, ये टोटल कितनी होगी, 360 डिग्री हो गई। यानी कि पृथ्वी है, अपनी जो पृथ्वी है, पूरी पृथ्वी है वो 360 डिग्री घूमती है। कितनी घूमती है, 360 डिग्री घूमती है। और ये कितने टाइम में घूमती है, तो ये 24 घंटे में घूमती है। यानी कि पृथ्वी 24 घंटे में, 24 आवर में, 24 घंटे में 360 डिग्री का कोण तय करती है। पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री का कोण तय करती है। फिर से एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, ये पृथ्वी है, ये अपने अक्ष पे ऐसे चारों, एक तो सूर्य है उसके चारों ओर चक्कर लगाएगी, एक अपने अक्ष पे तो घूमती है जिसके कारण दिन रात होते हैं, अपनी जगह पे तो घूमती है ना पृथ्वी। तो ये पृथ्वी है, ये अपनी जगह पर घूमने में, ये अपनी जगह पर पूरा एक चक्कर पूरा कर लेता है, मतलब ये 360 डिग्री घूमती है। और ये 360 डिग्री घूमने में कितना टाइम लगती है, तो 24 घंटे लगते हैं। तो पृथ्वी 24 घंटों में, 24 आवर में 360 डिग्री तय करती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 360 डिवाइड बाई 24, 360 में 24 का भाग देते हैं और 360 में
24 का भाग देते नहीं, कितनी बार जाएगा, ये 15 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, ये 15 बार जाएगा। इसका मतलब पृथ्वी है वो 1 घंटे में 15 डिग्री का कोण तय करती है। पृथ्वी है वो 1 घंटे में 15 डिग्री तक घूमती है। फिर से समझाता हूँ, पृथ्वी है वो 24 घंटे में 360 डिग्री का कोण घूमती है। पृथ्वी पूरी, जैसे अभी भारत पे सूर्य है, वापस भारत पे सूर्य आने में कितने घंटे लगेंगे, 24 घंटे लगेंगे। तो 24 घंटे में ये अपनी दूरी तय करती है। तो इसे 24 से डिवाइड किया, 24 से डिवाइड पे करने पे कितना आया, 15 आ गया। ठीक है, 24 को 360 में भाग दिया। 24 कहाँ से आया, 24 घंटे वाला 24 है। 360 कहाँ से आया, क्योंकि 360 डिग्री का कोण तय करती है। तो इसमें कितना टाइम लगा, इसमें 15 घंटे लगा। इसका मतलब पृथ्वी 1 घंटे में कितना डिग्री का घूमती कोण, 1 घंटे में 15 डिग्री का कोण घूमती है। पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री तय कर लेती है। यानी कि अभी यहाँ पे 0 डिग्री है और यहाँ पे 15 डिग्री है। यहाँ 12 बजे हैं तो यहाँ 1 बजा होगा, तो 15 डिग्री आगे जाती है। अब मैं आपको 0 डिग्री से समझाता हूँ। यहाँ पे 0 डिग्री है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे मानो 30 डिग्री है। अब यहाँ पे बजे हैं 12, तो यहाँ पे कितने बजे होंगे, एक बार बताओ। अगर 0 डिग्री पे 12 बजे हैं और यहाँ पे 30 डिग्री है, यहाँ पे कोई देश है, तो इस पर कितने बजे होंगे। तो हम कैसे निकालेंगे, हम इस प्रकार से निकालेंगे कि पृथ्वी है वो 1 घंटे में वो 15 डिग्री का कोण तय करती है। तो यहाँ पे कितने, 30 है, मतलब 15 गुणा 2 कितने हो गए, 30 हो गए। तो यानी 2 घंटे तय करेगी। तो यहाँ पे 12 है तो 1 और 2, 1 घंटे में 15 डिग्री चली गई, फिर से दूसरे घंटे में 15, तो मतलब 2 घंटे आ गए। तो यहाँ पे अगर 12 बजे हैं तो 30 डिग्री पे 2 बजे होंगे। इस कॉन्सेप्ट को फिर से मैं डिटेल में समझाता हूँ, कन्फ्यूज मत होना, बहुत डिटेल में कॉन्सेप्ट है, पहले पूरा समझ लो। तो पृथ्वी 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण तय करती है, 60 डिग्री का कोण तय कर लेती है। 1 घंटे में टाइम कितना होता है, 24 घंटे होते हैं। एक दिन में कितना टाइम होता है, 24 घंटे होता है। तो पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री का कोण तय करती है। इसका मतलब है 1 घंटे में है वो 15 डिग्री चलती है। 1 घंटे में वो कितना, 15 डिग्री चलती है। इसका मतलब अगर घंटे को भी अपन थोड़ा छोटा लेके आए तो 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, 60 मिनट होती है। और 60 मिनट में कितना डिग्री चल रही है, 15 डिग्री चल रही है। तो 60 डिवाइड बाई 15, 60 कहाँ से आई, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। 15 कहाँ से आई, क्योंकि एक जो 60 मिनट है इसमें ये 15 डिग्री का कोण तय करी थी। 1 घंटा का हो या 60 मिनट को, इसमें 15 डिग्री का कोण तय करी थी। इसका मतलब है 4 मिनट में 1 डिग्री का कोण तय कर रही है। 4 मिनट में पृथ्वी है वो 1 डिग्री का कोण तय कर रही है। अगर यहाँ पे 0 डिग्री है और यहाँ 1 डिग्री है तो इसे आने में पृथ्वी को 4 मिनट का टाइम लगेगा। यहाँ से यहाँ तक आने में पृथ्वी को 4 मिनट का टाइम लग जाएगा। अब आपको मैं दोबारा क्वेश्चन देता हूँ, ये लो, यहाँ पे ये एक 0 डिग्री है, यहाँ पे 0 डिग्री है और यहाँ पे बना हुआ 45 डिग्री। यहाँ पे फॉर एग्जांपल के लिए ये बजे हैं 10 बजे हैं, तो 45 डिग्री पे क्या टाइम होगा, ये क्वेश्चन है हमारा। कि यहाँ पे 0 डिग्री है, 0 डिग्री पे 10 बजे हैं, यहाँ पे 45 डिग्री है, तो यहाँ पे टाइम क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा है। अब कैसे निकालोगे, क्वेश्चन निकालने के लिए यहाँ पे 10 बजे हैं, तो मतलब ये कितने डिग्री यहाँ से आगे, 0 से 45 डिग्री आगे, 1 लाइन 2 3 4 ऐसे करते करते 45 डिग्री आगे है। इसका मतलब है हमारी जो पृथ्वी है वो 1 घंटे में कितना डिग्री तय करती है, 15 डिग्री तय करती है। तो 15 पे आने में कितना घंटा लगेगा, 1 घंटा लगेगा। 30 पे जाने में कितना घंटा लगेगा, 2 घंटे लगेगा। 45 में जाने पे कितना टाइम लगेगा, 3 घंटे लगेंगे। इसका मतलब यहाँ पे 10 बजे, तो 10 में 3 घंटे ऐड किए तो कितना टाइम हो गया, 11 12 और 1, तो यहाँ पे 45 डिग्री में 1 बचा होगा। कितना बजे होंगे, 1। और सेम मैं क्वेश्चन पूछ लेता कि पश्चिम की ओर आने हैं, यहाँ पे 45 डिग्री है, यहाँ पश्चिम में 45 डिग्री है, तो यहाँ क्या टाइम होगा। तो 1 घंटे में पृथ्वी कितने डिग्री तय करती है, तो 1 घंटे में पृथ्वी है वो 15 डिग्री तय करती है। तो 45 यानी 3 घंटे, तो यहाँ पे 3 घंटे माइनस कर दो, क्योंकि पश्चिम की ओर जाना है तो माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ 10 है, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 1 गया 8, 8 में से 1 गया 7, तो 45 डिग्री पश्चिम में 7 बजे होंगे और यहाँ पे जो पूर्व है वहाँ पे कितना, 1 बजा होगा। इस प्रकार से ये निकाला जाता है। आपको टाइम का कॉन्सेप्ट समझ में आया, किस प्रकार से टाइम निकाला जाता है, समझ में आया। कोई दिक्कत हो तो फिर से एक बार सोचो। हम ये बात कर रहे हैं, यहाँ पे 0 डिग्री है, पूर्व की ओर जाने पे क्या होता है, टाइम जुड़ता है, पश्चिम की ओर जाने पे टाइम माइनस होता है। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है कि पश्चिम का टाइम बताओ, मतलब यहाँ पे जो टाइम है उससे वो टाइम माइनस होगा। यहाँ पे जितना भी टाइम है उससे पश्चिम का टाइम है वो माइनस होगा, पूर्व का टाइम है वो प्लस होगा। तो यहाँ पे अगर 10 बजे है और कोई बोले कि यहाँ पे 30 डिग्री पे क्या होगा, तो यहाँ पे 10 में से 2 घटा दो, 8 बजे होंगे। और यहाँ पे 30 डिग्री पूर्व में क्या होगा, तो 12 बजे होंगे। यहाँ से अगर इधर जाना है तो ऐड कर दो
और पश्चिम की ओर जाना है तो माइनस कर दो। और ये माइनस कैसे होगा, तो माइनस है कि 1 घंटे में पृथ्वी है वो 15 डिग्री तय करती है, अगर छोटी है तो 4 मिनट में पृथ्वी है वो 1 डिग्री तय करती है। तो 1 डिग्री में कितना, 4 मिनट, 2 डिग्री में 8 मिनट, 3 डिग्री में 12 मिनट, ऐसे भी करके आप निकाल सकते हो। तो ये टाइम का कॉन्सेप्ट है। अब इससे रिगार्डिंग एक क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा ये है, ये 0 डिग्री है, यहाँ पे कितने बजे हैं, यहाँ पे बजे हैं 11, 0 डिग्री है, यहाँ पे कितने बजे हैं, यहाँ पे 11 बजे हैं। तो 45 डिग्री ईस्ट में क्या टाइम होगा और 45 डिग्री वेस्ट में क्या टाइम होगा, पश्चिम में क्या समय होगा 45 डिग्री में, और पूर्व में क्या समय होगा 45 डिग्री में। और यहाँ पे 11 बजे हैं, दोपहर वाले, जो अभी सुबह वाले 11 होते हैं वो बजे हैं। तो यहाँ पे कितने बजे और यहाँ वाला टाइम बताओ। तो अभी यहाँ पे 11 बजे हैं, 45 डिग्री मतलब 15 डिग्री में कितने घंटे में तय कर रहा है, 1 घंटे में। तो 1 घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री तय कर रही है। 2 घंटे में 30 डिग्री और 3 घंटे में कितना होगा 45 डिग्री। तो 11 + 3 कितने हो गए, ये 12, 1 और ये बज जाएंगे 2, यहाँ पे बजे होंगे 2, 11 थे तो 2 PM होंगे यहाँ पे। अब बात करें इधर, तो इधर माइनस होगा, तो कितने माइनस होंगे, 45 डिग्री के बारे में बात हो रही है, 15 डिग्री में 1 घंटा तय करती है, तो 30 डिग्री में 2 घंटे, 45 डिग्री जाने में 3 घंटे लगे, तो 3 घंटे माइनस कर दो। तो यहाँ पे 10, 9 और 8 AM होगा। इस प्रकार से टाइम निकाला जाता है। समझ में आ गया, टाइम किस प्रकार से निकाला जाता है, इस प्रकार से निकाला जाता है। नेक्स्ट एक भारत का एग्जाम्पल देके समझ लेते हैं। भारत का ये एग्जाम्पल है कि ये जो हमारी है ना 0 डिग्री लाइन, ये भारत से कितनी दूरी है, मतलब ये कितना भारत से आगे है या भारत से कितना पीछे है, इसके बारे में बात करें तो भारत सबसे पहले कहाँ है, पूर्व में, और कहाँ पर है 82.5 डिग्री पर है। भारत कहाँ पर है, 82.5 डिग्री पर है। भारत कहाँ पर है, भारत 82.5 डिग्री पूर्व की ओर है, क्योंकि ये पश्चिम है, भारत पूर्व की ओर है। ठीक है, ये 0 डिग्री लाइन है, उससे भारत पूर्व की ओर है। और एग्जैक्ट भारत का जो टाइम मेरिडियन क्या है, वो 82.5 डिग्री है। हम टाइम मेरिडियन के बारे में आगे भारत के बारे में बात करेंगे, लेकिन वो कौन सा है, वो है 82.5 डिग्री है। तो ये भारत यहाँ से कितना आगे है, कितने घंटे भारत का टाइम है, वो जो ब्रिटेन का जो टाइम है इससे कितने घंटे भारत आगे है। तो इसे कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हमने देखा था कि 15 डिग्री को तय करने में कितना टाइम लगता है, 1 घंटे का टाइम लगता है। 30 डिग्री तय करने में कितना टाइम लगेगा, 2 घंटे का लगेगा। सेम 45, 3 डिग्री, फिर 45 और 60 4 घंटे, फिर 60 और 75 5 घंटे। तो ये 75 जाने पे तक तो 5 घंटे लग गए। ऊपर कितने बचे, 75 और ये 80 और 7, 7.5, ऊपर ये 7.5 डिग्री बचा है। तो 7.5 बचा, मतलब 4 मिनट में कितने डिग्री तय कर रहे हैं, 1 डिग्री तय कर रहे हैं। तो 7 चौक 28, तो एक तो 5 घंटे 28 मिनट, ऊपर ये भी तो है ना हाफ डिग्री, ये भी तो है ना, तो ये 5 घंटे 30 मिनट का टाइम लगता है। कैसे मैंने निकाला, फिर से ये बिल्कुल बच्चों को समझाते वैसे मैंने समझाया, कोई ऐसी टफ यूज नहीं करा मैटर कि यहाँ पे कितना बजे हैं, यहाँ पे 12 बजे हैं, 0 डिग्री यहाँ पे 12 बजे हैं। भारत की ओर जाना है मतलब आपको पूर्व की ओर जाना है, पूर्व की ओर जाना है मतलब समय जुड़ेगा, समय जुड़ेगा मतलब क्या है, यहाँ पे 12 बजे हैं, भारत कितने पे है, 82 डिग्री पे है, 82 पे जाना है, मतलब कैसे ऐड करना है आपको, तो आपको ऐड करना है कि आपको पता है कि 1 घंटा बराबर 15 डिग्री होता है, 2 घंटे बराबर 30 डिग्री, 3 घंटे बराबर 45 डिग्री, 4 घंटे बराबर 60 डिग्री और 5 घंटे बराबर 75 डिग्री। अब 82 में से 75 गए, पीछे कितने बचे, 7, 7.5 ये डिग्री बचे। अब 7.5 डिग्री बचे हैं, तो ये कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए हमने देखा था 4 मिनट बराबर 1 डिग्री होता है। 4 मिनट में पृथ्वी है वो 1 डिग्री का कोण तय करती। तो यहाँ पे कितने 7 डिग्री है, तो 4 को 7 से हमने गुणा किया, कितने हो गए 28 हो गए। और ये है ना हाफ तय करने में कितना मिनट लगे, 2 मिनट लगेगा, तो यहाँ पे आ गया 30, तो है 5 घंटे 30 मिनट। यानी कि जो इंग्लैंड का टाइम है उससे भारत का टाइम है 5.5 घंटे आगे है। अगर वहाँ पे 12 बजे हैं तो हमारे यहाँ पे 5:30 बजे होंगे। अगर इंग्लैंड में 12:30 बजे हैं, इसका मतलब है हमारे यहाँ पे 5:30 बजे होंगे, हम उनसे 5.5 घंटे आगे हैं। 1 2 3 4 5 5.5, 5.5 घंटे हम इंग्लैंड से आगे हैं। इस प्रकार से टाइम निकाला जाता है। अब एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, ये 0 डिग्री लाइन है, इससे कोई यहाँ पे 82.5 डिग्री पूर्व की ओर है। भारत तो पश्चिम की ओर, भारत तो पूर्व की ओर था, लेकिन पश्चिम की ओर एक देश है। भारत था यहाँ पे जो 0 डिग्री है, यहाँ पे बजे हैं 11 बजे है,
ठीक है, यहाँ पे कितने 11 बजे हैं, लेकिन हम पूर्व की ओर बात नहीं कर रहे हैं, हम पश्चिम की ओर बात करें। और यहाँ पे टाइम कितना है, ये 82.5 डिग्री पे कोई देश है, ठीक है, 82.5 डिग्री पे कोई देश है। तो अब यहाँ पे टाइम क्या होगा, अब ये कैसे निकालोगे, तो हम वही कॉन्सेप्ट, 15 डिग्री बराबर 1 घंटा, 30 डिग्री बराबर 2 घंटे, 75 डिग्री बराबर वही 5 घंटे, 5 75, ये हो गया 1 घंटा, 60 में 4, 5 में 75, पीछे कितने बचे 7 मिनट बचे, तो 60 में कितना 28 और ये 30, तो ये 5 घंटे माइनस कर दो। अगर यहाँ पे 11 बचे हैं तो 11 से 5.5 है वो माइनस कर दो, तो 11 से 10, 9, 8, 7, 6 और 3, ये 5.5 बजेंगे यहाँ पे। ये क्वेश्चन आपको कैसे फिर से मैं करवा देता हूँ। यहाँ पे 11 बजे हैं, यहाँ पे 82.5 डिग्री है, तो मतलब 5.5 डिग्री, 5.5 घंटे आप पीछे आओगे, तो यहाँ पे 10 बज जाएंगे, 9 बज जाएंगे, 8 बज जाएंगे, 7 बज जाएंगे, 4 घंटे हो गए, और ये 6 बज जाएंगे, तो ये तो 6 हो गई, 5 घंटे हो गए। अब क्या हमारे पास में, हाँ 30 मिनट और है, तो ये 30 माइनस और कर दो, तो 5.5 बजे होंगे। यहाँ पे कितने बजे होंगे, 5.5 बजे होंगे। इस प्रकार से आप है वो आंसर निकाल सकते हो। तो फिर से मैं बता रहा हूँ, आप टेंशन मत लेना, ईस्ट में जाने पे टाइम जुड़ेगा, वेस्ट साइड पश्चिम की ओर जाने पे टाइम माइनस होगा, यहाँ जितना होगा इसका यहाँ पे माइनस होगा और यहाँ पे प्लस होगा। कैसे निकालना है, 15 डिग्री पर जो कोण है, 15 डिग्री तय करने में पृथ्वी को 1 घंटे का टाइम लगता है, 4 मिनट में 1 डिग्री तय की जाती है। तो आप इस प्रकार से निकालना, अगर कोई बड़ा नंबर है तो 15 ये यूज़ करना, 15 डिग्री बराबर 1 घंटे का, और छोटा नंबर है तो 4 मिनट बराबर 1 डिग्री का यूज़ करना। 15 डिग्री बराबर 1 घंटा, 4 मिनट बराबर 1 डिग्री। इस प्रकार से आप है वो उत्तर निकाल सकते हो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूपीएससी भी इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछेगी, इस टॉपिक से अगर पूछेगी तो इस प्रकार के जो कॉन्सेप्ट है आपके क्लियर होने चाहिए। अब भारत के बारे में बात करें तो ये भारत, ये गुजरात है, ये अरुणाचल प्रदेश है, इन दोनों के बीच में कितना अंतर है। अरुणाचल प्रदेश ये 97 डिग्री ईस्ट में है और ये है 68 डिग्री ईस्ट में, इनके बीच में कितना है, ऑलमोस्ट 2 घंटे का अंतर है। ये मान लो 70 मान लो, ये 100 मान लो, मतलब 30 डिग्री का अंतर है, तो ऑलमोस्ट 2 घंटे का अंतर है। तो यहाँ पे टाइम अलग होगा, यहाँ पे टाइम अलग होगा। तो अब कैसे किया जाए, सारी दिक्कतें आ जाएगी। अगर अरुणाचल प्रदेश में अलग टाइम हुआ और गुजरात में अलग हुआ तो दिक्कतें आ जाएगी, क्योंकि ट्रेन मैच करनी है, फ्लाइट मैच करनी है, तो ये पॉसिबल नहीं था। तो ये कैसे किया गया, एक हमने क्या काल्पनिक रेखा खींचती, ये क्या थी, ये तो फिक्स लाइनें थी, मतलब वैसे खींची गई थी, काल्पनिक थी हालांकि ये भी, लेकिन ये खींची गई थी। बट भारत में टाइम को करने के लिए स्टैंडर्ड रेखा खींची गई, इसे स्टैंडर्ड मेरिडियन कहा जाता है भारत के लिए। ये कहाँ पर खींची गई, इस 82.5 डिग्री पर खींची गई। ये इसके भी बीच में है, ये इसके भी बीच में, हमारे यूपी की वगैरह से ये होती हुई गुजरती है। और या ध्यान रखना आप, कहाँ कौन कौन से राज्य से होकर ये गुजरती है, ये आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से राज्य से होकर निकलती है, कौन कौन सी सिटी से होकर निकलती है 82.5 डिग्री, जो भारत की स्टैंडर्ड टाइम लाइन है वो आपको पता होना चाहिए। तो ये कौन सी है, 82.5 डिग्री है, वो यहाँ से होकर गुजरती है। अब भारत का जो टाइम है इसके अकॉर्डिंग फॉलो किया जाता है। कुछ देश है जैसे रसिया वगैरह है, वहाँ पे 11, 15 टाइम जोन है, वहाँ पे सब अलग अलग टाइम जोन है, बट भारत में है वो एक ही टाइम जोन है, जो 82.5 डिग्री ईस्ट वाला है। ये जो है ना यूपी वगैरह से होकर गुजरता हुआ, ये फिक्स है। तो गुजरात का टाइम भी इससे मैच हो जाएगा और ये अरुणाचल प्रदेश का भी टाइम है वो इससे मैच हो जाएगा। नहीं तो ये दिक्कतें आती, बट अभी यहाँ पे एक ही स्टैंडर्ड टाइम है, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है टाइम कैसे चेंज हो जाता है, ये जो इंटरनेशनल डेट लाइन है ये क्या है। तो हमने अभी देखा था, ये हमारी 0 डिग्री लाइन थी, यहाँ से पूर्व की ओर जाने पे समय बढ़ रहा था, पश्चिम की ओर आने पे समय घट रहा था। मतलब जैसे ये अमेरिका में कोई व्यक्ति खड़ा है, अमेरिका में आज सोमवार है, अमेरिका में क्या है, आज मंडे है। दूसरी पेन लगा दो तो सही दिख नहीं रहा है, कौन सी ब्लैक ले आता हूँ, शायद ब्लैक में दिख जाए। तो अमेरिका में देखो आज क्या है, मंडे यानी सोमवार है, अमेरिका में सोमवार है। और ये जो है ना, ये टाइम जोन है, यहाँ पे ये 180 डिग्री है, इसे 180 डिग्री कहूँ, 360 डिग्री कहूँ, तो ये वाली लाइन है। अब ये जो बीच में इसे तिरछी क्यों बनाया गया है, क्योंकि कुछ देश थे वहाँ पे कट न जाए, ये वाला अलास्का वाला रीजन था, इसे बचाने के लिए इसे इस प्रकार से टेढ़ा मेढ़ा खींचा हुआ है। तो अब यहाँ पे सोमवार ये मना रहे हैं, ये लोग क्या मना रहे थे, सोमवार मना रहे थे। यहाँ पे एक आदमी खड़ा कर सोमवार मना रहा था, लेकिन उसके दिमाग में क्या हुआ, यार मैं सोमवार है नहीं, सोमवार का यहाँ पे क्रिसमस है, ये मना रहा था। उसने बोला मैं यहीं चला जाता हूँ, यहाँ पे क्या था, मंगलवार था। इसने बोला यार यहाँ पे तो क्रिसमस है ही नहीं, ये तो एक दिन आगे आ गया। उसको लगा नहीं 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 नहीं, एक यहाँ पे और व्यक्ति खड़ा था, वो यहाँ पे खड़ा दिवाली मना रहा था। क्या कर रहा था, दिवाली मना रहा था। आज है मंगलवार है और ये दिवाली मना रहा था। उसको लगा यार दिवाली तो बहुत जल्दी खत्म हो गई, मेरे को तो टेंशन हो रही है, अब क्या करूँ, वापस दिवाली आएगी नहीं, तो ये यहाँ चला गया।
यहाँ मंगलवार और यहाँ वो दिवाली मना रहा है, क्योंकि ये एक दिन आगे है, यहाँ ये एक दिन पीछे है। यहाँ अगर आज तारीख क्या है 28 तारीख 12 बजे है, तो यहाँ पे 27 तारीख 12 बजे होंगी, तो ये एक दिन पीछे है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य है वो बाद में आता है, यहाँ पे सूर्य पहले आता है। सूर्य यहीं पे तो है ना, ये मान लो यहाँ पे सूर्य है, ऊपर है, यहाँ पे सूर्य है, तो ये वाला भाग पहला आएगा, फिर कवर करते 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 घूम के ये लास्ट में ही भाग है, ये बाद में वहाँ पे उधर साइड में। ये तो क्या सीधा मैप बनाया हुआ इसलिए यहाँ दिख रहे हैं, लेकिन परसों हकीकत में राउंड है, तो ये बाद में है। तो ये आप फिर से मैं आपको एक बार समझाता हूँ ये कैसे काम करती है। एक बार आप देख लो इंटरनेशनल टाइमलाइन ये काम कैसे करती है। तो ये कुछ एक दो कॉन्सेप्ट है वो इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सारी चीज़ें नॉर्मल, इतना ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये एक लाइन खींची गई है 180 डिग्री पे, एक लाइन खींची गई है, 179 उधर है, 179 इधर है, बीच में ये लाइन है, ठीक है। अब यहाँ पे संडे है ना, सीधे यहाँ आ जाओगे, मंडे हो जाएगा, मतलब एक दिन यहाँ पे जुड़ता है। तो अगर कोई आपको क्वेश्चन पूछे पूर्व से 170 डिग्री, पश्चिम से 179 डिग्री से पश्चिम जो वाली लाइन है वहाँ से अगर कोई पूर्व की ओर आएगा टाइम जुड़ेगा, और इधर जाएगा टाइम घटेगा, ये वाली चीज़ होगा। अगर यहाँ पे मंगलवार है, यहाँ जाते ये सोमवार होगा, टाइम घट गया, इधर आ गया टाइम बढ़ गया। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है इस लाइन पे। 0 डिग्री लाइन है, यहाँ से इधर आते हैं टाइम बढ़ता है, उधर जाते हैं टाइम घटता है, और सेम उधर से यही आ रहा है टाइम घटता घटता, यहाँ आते टाइम वापस बढ़ जाएगा। तो ये इंटरनेशनल डेट लाइन, इसे क्रॉस करोगे इधर आओगे टाइम जुड़ जाएगा, इधर आएगा टाइम घटेगा, क्योंकि यहाँ पे सूर्य पहले आता है, यहाँ पे सूर्य बाद में आता है। तो इंटरनेशनल डेट लाइन का कॉन्सेप्ट है। आपको 0 डिग्री वाली समझ में आ गया, आपको अक्षांश रेखा समझ में आ गई होगी, आपको देशांतर रेखाएं समझ में आएगी, किस प्रकार से टाइम को निकाला जाता है वो समझ में आ गया, टाइम को कैसे जोड़ना है, पूर्व की ओर जाओगे तो टाइम जुड़ेगा, पश्चिम की ओर जाओगे टाइम घटेगा। इंटरनेशनल डेट लाइन क्या होती है वो भी हमने देख लिया, यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। देयर इज नो कन्फ्यूजन, बिल्कुल सिंपल भाषा में समझा, कोई भी कन्फ्यूजन वाली बात है वो नहीं है यहाँ पे तक, आसान भाषा में समझा। और भी कोई कन्फ्यूजन हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो क्वेश्चन में आप पूछ सकते हो, ठीक है, मैं वापस आके समझा दूंगा। अगर कमेंट में आप कर दोगे मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो ये समझा दूंगा। अब ये कहाँ से देखोगे, इस प्रकार के क्वेश्चन यूपीएससी पूछते हैं तो ये मैप से देख लेना, ठीक है। यूपीएससी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछती है। यहाँ पे जबलपुर है, देशांतर है, इंदौर भोपाल के बीच में कहाँ है, तो आप जबलपुर को देखना। इस प्रकार की सिटीज़ के क्वेश्चन है वो यूपीएससी पूछती है। फिर यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा गया, कौन सा शहर है दिल्ली के सबसे नज़दीक देशांतर पर है, तो दिल्ली यहाँ पे देशांतर इस प्रकार की लाइन होती है, ठीक है, देशांतर इस प्रकार की लाइन होती है। तो दिल्ली यहाँ पे इसके नज़दीक में कौन सा शहर है, तो यहाँ पे बेंगलुरु आ गया, बेंगलुरु यहाँ जस्ट है, ठीक है। यहाँ पे दिल्ली के जस्ट यहाँ पे देशांतर वाला है, इसका मतलब ये नहीं दूरी की बात कर रहे हैं, नहीं, यहाँ पे बात कर रहे हैं देशांतर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये लाइन इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछती है कि कौन से देशांतर पे कौन सा शहर है, यूपीएससी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछती है। नेक्स्ट 21 जून को निम्नलिखित में से किस अक्षांश पर दिन की अवधि 12 घंटों से अधिक होगी, कौन सा अक्षांश है जहाँ पर 12 जून को ये का बात करें, 21 जून के बारे में बात करें, 21 जून के बारे में बात करें, ठीक है, ये 21 जून के बारे में बात करें। तो समर विंटर वाला सीन है वो आगे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके, लेकिन वो अभी लोड मत लेना, उसके बारे में कॉन्सेप्ट होते जाएंगे आपके क्लियर। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है। तो ये हमारा पूरा आज का टॉपिक ये खत्म हो गया, कल इसका 3rd चैप्टर है वो हम शुरू करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो। कोई भी इसमें से डाउट आ रहा है, देखो इस चैप्टर जो था ना इसमें ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, आगे ये और डिटेल में आने वाले हैं, तो इनको एक बार ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट है वो एनसीईआरटी से ही कवर करने हैं, कुछ भी एडवांस आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ में, धन्यवाद।